बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 4 साल में 150 झड़पें होने के बाद इस वक्त रिलेशनशिप कोलैप्स कर चुका है। बहुत सी बातें की जा रही हैं। इस वक्त पस मंज़र के अंदर 48 घंटे के टेम्परेरी सीज़ फायर के बावजूद बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि इंतहाई अहम है। दोस्त मुमालिक सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इस वक्त ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ये जंग ना होती तो अच्छा होता, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान किस मुश्किल में फंसे हुए हैं और पाकिस्तान गुज़िश्ता 70 साल के अंदर अफगानिस्तान में किन हालात में फंसा हुआ है। भारत क्या कर रहा है इस वक्त, जो दीगर दोस्त मुमालिक हैं चीन समेत, वो पस मंज़र के अंदर क्या कोशिशें कर रहे हैं। कतर इस वक्त कहाँ पे खड़ा है और इसके साथ ही अफ़गान मुहाजिरीन और ट्रेड के हवाले से भी बहुत ही गलत खबरें हमारे पास आ रही हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये यकीनी तौर पे एक मुश्किल वक्त है। तालिबान जिन्हें पाकिस्तान ने 30 साल पाला पोसा, यहाँ तक कि जब अमेरिका यहाँ पर आ गया तो पाकिस्तान ने अमेरिका की हमायत याफ्ता हुकूमत को तस्लीम किया, लेकिन उसके बावजूद वो अफ़गान तालिबान को इस उम्मीद में फलने फूलने दिया उन्होंने कि शायद अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को कोई ख़तरा मुस्तकबिल के अंदर ना हो, मगर वही हुआ जिसका डर था। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त कहने वाले बहुत सी बातें कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2025 के पहले 9 माह के अंदर 2500 लोग शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और 2024 के पूरे साल के अंदर भी 2500 लोग शहीद हो चुके हैं। अब बातें बड़ी की जा रही हैं। दोनों मुमालिक, चाहे वो अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, इस वक्त फतह के नारे लगा रहे हैं, लेकिन इस वक्त ग्राउंड के ऊपर क्या सूरत हाल है। देखें, पाकिस्तान को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। एक, मगरबी सरहद पे अफगानिस्तान का महाज गर्म है। दूसरा, मशरकी सरहद पर भारत महाज को गर्म करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इकोनॉमी पाकिस्तान की इस वक्त डगमगा रही है। इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि क्लाइमेट और फ्लड हैजर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा रहे हैं, और पॉलिटिकल ट्रबल के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कितना सियासी अदमे इस्तेहकाम है। इसी हवाले से जब हम आगे चीज़ों को लेकर चलते हैं तो हमें यह पता चलता है कि वहाँ तो अफ़गान तालिबान इस जोम में बैठे हैं कि उन्होंने मुबैना तौर पे एक आलमी ताकत को शिकस्त दी है, इसलिए अब उनके लिए पाकिस्तान कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान पर हमले किए गए तो किसी एक मुल्क ने भी उसकी मज़म्मत नहीं की, और इसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि जब दोनों की मिलिट्री का कंपैरिजन किया जाता है तो पावरफुल मिलिट्री है पाकिस्तान की, जिसने अपने आप को हालात के जदीद तरीन तकाज़ों के मुताबिक दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री भारत से मुकाबले के लिए तैयार किया हुआ है। यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा एडवांस है। हमारे पास जियोपॉलिटिकल लेवरेज है, हमारे दोस्त मुमालिक हमारे पीछे आने के लिए तैयार हैं, और इसके साथ ही अफ़गान रेफ्यूजी समेत ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान के बड़े एडवांटेजेस के अंदर शामिल होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डूब चुकी है। रशिया, चाइना, ईरान और इंडिया जो है वो अपने तौर पे इनको तस्लीम कर चुके हैं। रशिया ने इसको बहैसियत मुल्क तस्लीम कर लिया है, इनकी हुकूमत को अफ़गान तालिबान की, बल्कि बकाया जो 3 मुमालिक हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर अपने सफारत खाने खोल लिए हैं। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन में ये सिस्टम इनका बिल्कुल इंस्टीट्यूशंस
कोलैप्स कर चुके हैं, पूरी दुनिया से ये तनहा हुए हैं। और इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि यूएन के जो प्रोग्राम चल रहे थे, फंडिंग बंद होने के बाद वहाँ पे बहुत ही बुरे हालात हैं। क्यों? क्योंकि अफगान तालिबान ये समझते हैं कि अपनी आवाम के हालात को ठीक करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो मर रहे हैं, अगर वो भूखे मर रहे हैं, अगर वो गुर्बत में हैं, तो ये सब अल्लाह की मर्जी है। उसके लिए इन्हें कोशिश, जुस्तजू या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वो पाकिस्तान से फड्डा लेने के बाद चाहते ये हैं कि अपने वहाँ पे ये दिखा सकें कि वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी नहीं, वो पाकिस्तान के पपेट नहीं, और वो पाकिस्तान से मुकाबला करके अपने अंदर ही, अपने मुल्क के अंदर अवामी राय को अपने लिए बदलना चाहते हैं। लेकिन ये मामला इतने आराम से हल होने वाला नहीं है। अंदरूनी खाना जंगी की बहुत ज़्यादा इस वक्त खबरें आ रही हैं। हक्कानी और कंधारी ग्रुप आपस में आमने सामने आ चुके हैं, बयानात एक दूसरे के खिलाफ दिए जा रहे हैं, नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है, और कई ऐसे एसिड्स जो कि पाकिस्तान के एसिड समझे जाते हैं, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी इस मामलात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको किसी भी तरीके से संभाला जाए। और अपोजिशन, मुजाहिदीन, NRF, AFF, ये तमाम के तमाम जो धड़े हैं एंटी तालिबान, वो इस वक्त मुतहर्रिक हो रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि ना उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, ना उनके पास कोई एयर फोर्स है, ना उनके पास कोई रडार है, और इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि TTP को अपने पुराने ताल्लुकात की वजह से, अपनी आइडियालॉजी की वजह से, अपने सोशल बॉन्ड की वजह से, ये IS के खरासा के डर से वहाँ पे इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि जितने भी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव्स हैं, उनको डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही हमें ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि जनाब इस वक्त अफ़गान मुहाजिरीन की बस्तियों को खाली करवा दिया गया है। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के जितने भी परमिट थे उनको कैंसिल करवा दिया गया है। कराची से लेके कोयटा तक सबको ये कह दिया गया है कि कोई 2 महीने नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर अपना बोरिया बिस्तर गोल करें और तमाम अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ से चले जाएँ। इतनी ज़्यादा एक प्रेशर बिल्ट हो चुका है इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि 10,000 गाड़ियां कंटेनर के साथ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिनका सामान खराब हो सकता है। और इसके साथ ही हमारे पास और भी बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके मुताबिक अफगानिस्तान एक बड़ी मुश्किल के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस को और अफगानिस्तान को समझने के लिए कुछ चीज़ों पर नज़र डालने की ज़रूरत है। देखें, बादशाह था अमानुल्लाह अफगानिस्तान का 1928 में। उससे एक हबीबुल्लाह बचस्काओ के नाम से, बचस्काओ बेसिकली कहा जाता है एक पानी पिलाने वाले का बेटा, ये वो शख्स था जो कि पहले फ़ौज में था, फिर ये डाकुओं के साथ मिल गया और उसके बाद इसको अंग्रेज़ों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। शरीयत का निफाज एक डाकू से करवाया और फिर हमने ये देखा कि एक ताजिक जो है वो अमानुल्लाह को शिकस्त दे के 6 माह के लिए हुक्मरान बन गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि नादिर शाह वापस आती हैं और फिर उनके मरने के बाद उनका 12 साला बेटा ज़ाहिर शाह जो है वो हुक्मरान बनता है। यहाँ से खेल शुरू होता है और फिर उसके बाद पाकिस्तान बनता है। और जैसे ही पाकिस्तान बनता है तो सबसे पहला ख़त अंग्रेज़ों को लिखा जाता है कि जनाब ये जितने भी इलाके हैं पेशावर वाले, ये या तो अफ़गानिस्तान में शामिल कर दिए जाएं या फिर इनको आज़ाद रियासत बना दिया जाए। लेकिन वहाँ पे रेफरेंडम होता है और सब पाकिस्तान के हक़ में वोट देते हैं और ये पाकिस्तान के अंदर शामिल हो जाता है। उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान यहाँ पे नहीं रुकता, वो जाता है यूएन के अंदर और वो पाकिस्तान की यूएन में शमूलियत को चैलेंज करता है। इसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि 1955 में जलालाबाद, काबुल और कंदहार की एम्बेसियों और कौंसलेट्स जो पाकिस्तान के थे उन पर हमले किए जाते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाते हैं कि 1961 तक हमारे सफारती ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता हुए थे। लेकिन उसके बाद शाह ईरान की सालसी में ये मामलात जो हैं तय होते हैं।
پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں چلتی ہیں۔ داؤد خان جو ہے وہ ظاہر شاہ کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے۔ داؤد شاہ بیسیکلی کزن تھا ظاہر شاہ کا، اور اس کو پی ایم لگایا تھا ظاہر شاہ نے، لیکن پھر جب وہ بغاوت کرتا ہے اور وہ کنٹرول لے لیتا ہے تو بھارت کے ساتھ مل کے دہشت گردی، چاہے وہ کے پی کے ہو چاہے وہ بلوچستان ہو، وہاں پہ بہت زیادہ دہشت گردی بڑھ جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنر جو حیات شیرپاؤ تھے کے پی کے اندر، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھٹو میدان میں آتے ہیں اور وہ اپنی ایک دفاعی پالیسی بناتے ہیں۔ لیکن اسی دوران دیکھا جاتا ہے کہ رشیا 1978 میں افغانستان کے اندر آ جاتا ہے اور افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 1979 میں رشیا ہے، لیکن 1978 میں انقلاب آ گیا تھا اور ایک سال کے اندر اندر 2 سربراہان مملکت قتل ہو گئے۔ پھر جب یو ایس ایس آر آتا ہے تو اس کے بعد پھر مجاہدین آتے ہیں۔ مجاہدین کے اندر پاکستان کا رول، امریکہ کا رول پوری دنیا کو پتہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس رول کے بعد 1989 کے اندر دوبارہ مجاہدین جو ہیں وہ حکومت سنبھال لیتے ہیں۔ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ وہ یہی کچھ کرتے ہیں جو کہ آج طالبان نے کیا، اور پھر وہ آپس میں اپنے اقتدار کی جنگ اور رسہ کشی کے اندر اس حد تک پھنستے ہیں کہ 1994 کے اندر پاکستان کی مدد سے تحریک طالبان کا آغاز کیا جاتا ہے، اور 1996 میں طالبان افغانستان کے حکمران بن جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2001 کے اندر 9/11 ہوتا ہے، امریکہ آتا ہے، امریکہ کے ساتھ ہی اشرف غنی حامد کرزئی آتا ہے، بھارت ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، اور پھر جب طالبان واپس آتے ہیں امریکہ، یعنی کہ $822 بلین یہاں پہ 20 سال کے اندر خرچ کر کے گیا، 2500 امریکی فوجی جو ہیں اس نے یہاں پہ مروائے، لیکن اس کے بعد ظاہر سی بات ہے دوسرے کی زمین تھی، دوسرے کا ملک تھا، وہاں سے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا۔ اور دوسری طرف پاکستان کو اس ساری شکست کا امریکہ نے ذمہ دار قرار دیا، اور پاکستان کے ساتھ کافی عرصے تک جو ہے وہ تعلقات خراب رہے۔ یہی ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان سے صرف اور صرف دھوکہ ملا ہے، لیکن وقت کا دھارا اب پھر پلٹ چکا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں چل چکی ہیں، یا کئی معاملات کے اندر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ لیکن اس وقت بھارت کا گودی میڈیا مکمل افغان طالبان کو حمایت کر رہا ہے۔ وہاں پہ جو ٹینک ہے رشین ٹینک، ان ٹینکوں کی فوٹیجز بنا کے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ پاکستانی فوجیوں سے چھینے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پہ ڈرامے بنائے جا رہے ہیں اور جعلی کریکٹر بنا کے پاکستانی فوج کے ساتھ وہاں پہ طالبان جو ہیں وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں، کابل کے اندر آپ کو پتہ ہے پاکستان نے قندھار اور کابل میں اٹیک کیا، ایئر سٹرائکس کی، اور اس ایئر سٹرائکس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹینکر یہاں پہ پھٹا ہے، جبکہ پاکستان نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ ٹی ٹی پی کے رہنما یا ان کے گھر تھے ان کو وہاں پہ جو بمباری کی گئی ہے وہاں پہ بہت زیادہ جانی نقصان سامنے آیا ہے۔ لیکن پاکستان یہ واضح کر چکا ہے کہ جو بھی دہشت گردوں کے ساتھ رہے گا ان کی سہولت کاری کرے گا، ان کا پہرا دے گا، وہ پھر کولیٹرل ڈیمیج میں نہیں آئے گا، وہ ان کا سہولت کار ہی سمجھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھتے ہیں کہ چین نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ یو این کی رپورٹ آ چکی ہے، آپ کو میں بتا دوں، ایک طرف ہم نے 45 سے 50 خوارجی مارے ہیں مہمت کے قریب، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو این کی رپورٹ آ چکی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ طالبان نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے دہشت گردوں کو، القاعدہ کو اور دیگر کو، اور ان کو اتحاد کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور یہاں پہ وسطی ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کو افغانستان سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ القاعدہ کی موجودگی کا تعلق اس طریقے سے لگایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ عرب نژاد جنگجو بھی موجود ہیں، اور طالبان کے ساتھ مل کے ماضی میں یہ جنگ لڑتے رہے ہیں، اور یہ جنگجو افغانستان کے غزنی صوبہ، ہلمند، قندھار،
کنڑ، ارزگان اور زابل میں پھیلے ہوئے ہیں اور القاعدہ سے منسلک کئی تربیتی مراکز بھی موجود ہیں، اور 3 نئے تربیتی مراکز جو ہیں وہ القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو وہاں پہ تربیت دی جا رہی ہے۔ 6000 جنگجو ٹی ٹی پی کے ہیں، جبکہ 2000 سے زیادہ جنگجو ہیں وہ ISIS خراساں کے موجود ہیں۔ لیکن اسی ساری معلومات کے درمیان میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قطر انٹری مارتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کی صلح کروانا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ 2 مسلم ممالک آپس میں جنگ کریں۔ تو پاکستان نے قطر کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے تو سمجھانے کی پوری کوشش کر لی، ہمارے بھی بہت زیادہ ریسورسز ہیں افغانستان میں، ہم نے ہی انہی سانپوں کو دودھ پلا پلا کے جوان کیا ہے، اگر آپ کوئی کوشش کر سکتے ہیں تو آپ اگلے 48 گھنٹے میں کر لیں۔ لیکن اس وقت جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں کہ سرحد کے اوپر تمام تر جنگی ساز و سامان بچھا دیا گیا ہے اور ہم پوری تیاری میں ہیں کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے۔ لیکن اس وقت جتنے بھی دفاعی تجزیہ نگار اور حکمت رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمیں کسی بھی صورت اپنے برادر ملک افغانستان اور اس کی عوام کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے۔ یہ جو حکمران ہیں یہ آتے رہتے ہیں، کوئی 5 سال کے لیے آتا ہے، کوئی 8 سال کے لیے آتا ہے، کوئی 10 سال کے لیے آتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن افغانستان کی عوام کو ان کی امنگوں کے مطابق حکمران مل جائیں گے۔ یہ ہمارا اس وقت پالیسی بھی سمجھ لیں، آپ اس کو کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال افغانستان کے محاذ پہ معاملات گرم چل رہے ہیں، چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔